नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान सीरीज में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर, आज हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विस्तार होता है बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि राज्यों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशों का जो आधिपत्य हुआ है, उनका जो साम्राज्य विस्तार हुआ है, तो सबसे पहले हम बंगाल की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कोई भी शक्ति किसी भी साम्राज्य पर क्यों अधिकार करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। जब वहां से क्या होगा, उसे कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। जिस जगह से जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, वो उतना ही ज्यादा आधिपत्य का या लड़ाई का कारण होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो था वो सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां यहाँ का स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता रहता था। ठीक है, अब होता क्या है, मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी को क्या किया था, ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। तो अब देखिए, मुर्शीद कुली खां की अगर बात चल रही है तो थोड़ा सा जान लेते हैं मुर्शीद कुली खां के बारे में। होता क्या है, बात है 1701 की। उस समय औरंगजेब का शासन था। तो औरंगजेब क्या करता है कि मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है, 1717 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो मुर्शीद कुली खां था वो पूरी तरीके से अपने नेतृत्व में बंगाल को ले लेता है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए इसकी राजधानी की बात चलती है कि ढाका से इसने मुर्शिदाबाद ले ली। तो इसने क्यों ले ली थी, औरंगजेब का पोता था, उसका नाम था अजीम उस शान। ठीक है, अब इससे क्या था, मुर्शीद कुली खां के मतभेद चल रहा था और इसकी वजह से इसने क्या किया, अपनी ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है, इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण यानी कि खेती के लिए जो अग्रिम कर्ज प्रदान किया था वो इसने देना शुरू किया। इसका उत्तराधिकारी था इसका दामाद, जिसका नाम था शुजाउद्दीन। और देखिए, इसने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। अगर इजारेदारी की बात करेंगे तो क्या होता है, इसमें सीधी सीधी बात यह है कि 5 वर्ष के लिए ठेके पर भूमि को दिए जाना। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको भूमि ठेके पर दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी इजारेदारी व्यवस्था। 1740 में गिरिया का युद्ध होता है। इसमें सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। अब ये सरफराज कौन था, ये था शुजाउद्दीन का बेटा। ठीक है, इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। ठीक है, अब अलीवर्दी खां क्या क्या करता है, इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। ठीक है, अब इसके उत्तराधिकारी की अगर बात करेंगे तो वो था इसका दामाद सिराजुद्दौला। चलिए, 20 जून 1756 की बात करेंगे तो काल कोठरी की त्रासदी होती है। यह ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है। इस घटना के रचयिता हैं जेड हॉलवेल। ठीक है, इनके अनुसार क्या होता है, नवाब सिराजुद्दौला 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देता है और अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं। देखिए, होता क्या है इसमें कि क्यों ऐसा करता है, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई भी नवाब है और लेकर उसने सीधा बंद कर दिया है। होता क्या है, जब 1756 की बात होती है तो अब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठ जाता है। इसके नाना का डेथ हो जाती है और अब ये 20 साल की उम्र है इसकी और ये गद्दी पर बैठ गया है। काफ़ी शक्तिशाली सेना है इनकी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अंग्रेज जो थे वो कोलकाता को पूरा अपना व्यापारिक केंद्र बना चुके थे। अब कारोबार जो था, इन्होंने परमिट किसके लिए किया था कि आप अपना बिजनेस करें, यहाँ पे आके व्यापार करें, लेकिन अब अंग्रेज अपनी शक्ति बढ़ाने में लग रहे थे। तो इस चीज़ में क्या होता है कि ये बात सिराजुद्दौला को हजम नहीं होती है। कई बार वो अंग्रेज़ों को थ्रेट देता है कि भाई आप मान जाओ, अपनी सैन्य ताकत मत बढ़ाओ और सिर्फ कारोबार करो यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। फिर एक बार की बात है कि नवाब सिराजुद्दौला को ये पता चलता है कि उनकी चेतावनी के बाद भी जो अंग्रेज हैं वो क्या कर रहे हैं, जो फोर्ट विलियम कॉल वो है, ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो अपनी सेना को बढ़ा रहे हैं। तो अब जब ये बात उसको मिलती है तो नवाब क्या करता है, उस पर वहाँ पर हमला कर देता है। ठीक है, अब जब वो वहाँ हमला कर देता है, घुस जाता है उधर, तो उसमें क्या होता है कि
वहाँ जो भी अंग्रेज सैनिक थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, उन सबको इकट्ठा कर लेता है। लेकिन उसमें से एक जो सैनिक होता है वो क्या करता है कि नवाब के एक किसी सैनिक को गोली मार देता है शराब के नशे में। ऐसी ये चीज़ सुनी जाती है। ठीक है, इस घटना की वजह से नवाब कहता है कि अब इन सबको बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दो। अब जब वो काल कोठरी में उन्हें 146 लोगों को डाल दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि केवल 2 रोशनदान थे और उसमें 2-3 लोगों की ही जगह थी। अब उस जगह में अगर आप 146 लोगों को डाल देंगे तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो अब उसके बाद क्या होता है, नवाब चला जाता है सोने के लिए और जो हॉलवेल थे वो रिक्वेस्ट करते हैं सैनिकों से कि कम से कम आधे लोगों को दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन जो सैनिक थे, क्योंकि वो अपने नवाब का आदेश मानते, इसलिए वो उन्हें शिफ्ट नहीं करते हैं। रात गुजरती है। सुबह के टाइम जब नवाब से कहा जाता है कि भाई उनकी हालत बिगड़ रही है, तो वो भूल चुका होता है शराब के नशे में कि उसने जो भी आदेश दिया था, और वो उन्हें बाहर निकालने का आदेश करता है। और तब जब सुबह का समय होता है तो बाकी लोग दम घुटने से मर गए थे और केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं और वो भी बिल्कुल मरणासन अवस्था में थे। तो इस प्रकार ये जो घटना होती है इसे ब्लैक होल की घटना कहा जाता है, यानी काल कोठरी की त्रासदी। और यही कारण बनती है प्लासी के युद्ध का, क्योंकि जब ये घटना होती है तो इसके बाद जो क्लाइव होता है उसको बुलाया जाता है और वो फिर सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराता है और वो इस चीज़ का बदला लेता है। ठीक है, तो ये ग्राउंड बनता है प्लासी के युद्ध का। तो प्लासी का युद्ध होता है फिर 23 जून 1757 को। अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव होता है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला होता है। ठीक है, प्लासी के युद्ध को ऐसा युद्ध कहा जाता है जो युद्ध कभी लड़ा ही नहीं गया, क्योंकि सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करते हैं उसके जो लोग थे और इसमें सिराजुद्दौला को धोखे से मार दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, नवाब इसका सेनापति जो था मीर जाफर, ये देखिए धोखाधड़ी करता है और इस कारण ये पराजित हो जाता है। फिर अंग्रेज क्या होता है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। प्लासी की लड़ाई मोहन लाल एवं मीर बदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना जो नवाब की वफादार रही। तो मीर बदान उसमें क्या हुआ था, लड़ते हुए मारा गया और प्लासी जो है वो आपका भागीरथी नदी के किनारे है। अब देखिए क्या होता है कि जब मीर जाफर जो था जिसने सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी की थी, अब क्या होता है कि वो बन गया अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली। ठीक है, 1760 में ये क्या करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। मीर कासिम फिर क्या करता है, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद, जो ढाका से मुर्शिदाबाद आई थी, ठीक है, उस राजधानी को जो मुर्शीद कुली खां लाया था ढाका से मुर्शिदाबाद, ये क्या करता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर या मुगदलपुर स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले ढाका हो गई, फिर आपका मुर्शिदाबाद हो गई और फिर हो गई मुंगेर। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, अच्छा ये राजधानी को स्थानांतरित क्यों करता है, क्योंकि ये जो षड्यंत्रात्मक वातावरण था उससे बचना चाहता था। अब देखिए होता क्या है कि अगर बात करेंगे तो मुर्शीद कुली खां के बाद ये सबसे ज़्यादा योग्य बंगाल का नवाब कहा जाएगा, कौन, मीर कासिम। ठीक है, अब देखिए मीर कासिम को इन्होंने बना दिया, लेकिन मीर कासिम क्या था कि वो अपनी मनमर्जी करता था। ठीक है, उसको ये था कि आप किलाबंदी क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो वो अंग्रेज़ों को उस तरीके से ट्रीट नहीं करता था। तो अंग्रेज़ों को अब ये बात हजम नहीं होती है और वो क्या करते हैं, वापस से मीर जाफर को 1763 में बंगाल का नवाब बना देते हैं। यानी मीर जाफर को बनाया, फिर उसे हटाया, उसके जो दामाद था मीर कासिम को बनाया, फिर मीर कासिम को हटा दिया क्योंकि वो अपनी मनमर्जी कर रहा है, उन्हें चाहिए कठपुतली शासक। तो फिर से क्या करते हैं, मीर जाफर को बना देते हैं। और मीर जाफर क्या करता था कि कंपनी से केवल नमक कर लेता था, ठीक है, जो कि कितना था, 2.5%। ठीक है, उसके अलावा इसने कंपनी को सारी छूट प्रदान कर रखी थी। किस वजह से, कि ये भाई बंगाल का नवाब बना रहे। इसका कारण क्या बनता है, अब इस कारण होता है आपका बक्सर का युद्ध, अंग्रेज़ों के बीच होता है और मीर कासिम, उसके बाद अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो ये मीर कासिम, अवध का नवाब और मुग़ल सम्राट एक साइड थे और दूसरी साइड थी अंग्रेज़ों की सेना। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेज़ों का जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था। और अगर बक्सर के युद्ध में बात करेंगे कि बंगाल का गवर्नर कौन था, वैसे अभी हम गवर्नर जनरल आगे पढ़ेंगे, तो वो था आपका वेंसी टार्ट। ठीक है,
सेना का नेतृत्व जो किया है वो हेक्टर मुनरो ने किया है, लेकिन इस समय पर बंगाल का गवर्नर जो था वो आपका वेंसीटार्ड था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, गवर्नर जनरल की क्रोनोलॉजी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और जो मॉडर्न इंडिया का ज्ञानास्त्र सीरीज़ है उसमें भी आप जाकर पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार बंगाल के नवाब देख लेते हैं क्रोनोलॉजी वाइज। सबसे पहले मुर्शीद खां कुली खां होता है, उसके बाद शुजाउद्दीन बनता है, शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां, सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला बनता है, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र। ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ आपका क्या होता है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, उसके बाद मीर जाफ़र के बाद आपका मीर कासिम, यहाँ पर आपका फिर ठीक है मीर कासिम के बाद जब मीर जाफ़र बनता है इस समय पे, यानी कि 64 में आपका होता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, और ये युद्ध क्या होता है, अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से दृढ़ता के साथ स्थापित कर देता है। फिर आता है आपका निज़ामुद्दौला, शैफुद्दौला और फिर मुबारकुद्दौला। ये फिर बाद में जो भी आपके आते हैं ये होते हैं अंग्रेज़ों की कठपुतली। ठीक है, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अंग्रेज़ क्या करते हैं, फौजदारी निज़ामी जो भी अधिकार थे वो ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि देखिए एक बात को समझिएगा कि जो जनता है वो किसे जानती है, अपने राजा को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब कोई दूसरी शक्ति अगर बाहर से आई है और अगर वो उनसे कुछ भी करने को कहेगी तो जनता क्या करेगी, अपोज करेगी उस चीज़ का। लेकिन अगर जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने नवाब को नवाब बने रहने दिया। यानी कि वो है कि उन्होंने देखिए कौन सी पॉलिसी अपनाई कि नाम तेरा और गांव मेरा। ठीक है, तो नाम तो किसका चल रहा है, नाम चल रहा है नवाब का, लेकिन गांव उसका है, यानी कि पूरा का पूरा जो आधिपत्य है वो अंग्रेज़ों के हाथ में है। तो क्या रहेगा कि भाई इसके थ्रू हम जो भी कुछ है, जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं वो हम जनता पर अप्लाई करेंगे और वो मानेंगे, क्योंकि वो इनको राजा मानते हैं, इनकी फेस वैल्यू को वो जानते हैं। तो इन ट्रिक्स के साथ अंग्रेज़ों ने जो अपना नीति थी उसका विस्तार करना शुरू किया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बंगाल के बाद किस तरीके से मैसूर को उन्होंने अपने आधिपत्य में लिया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 1761 में हैदर अली जो था वो मैसूर का शासक बनता है। ठीक है, अब जब हैदर अली शासक बनता है उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, और ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों और मैसूर के राजाओं के बीच। ठीक है, तो अब होता क्या है, देखिए 67-69 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ठीक, उसमें क्या होता है, आपका हैदर अली की विजय होती है और अंग्रेज़ जो होते हैं वो हार जाते हैं। ठीक, उसके बाद द्वितीय युद्ध होता है। चलिए अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैसूर के बारे में जान लेते हैं। देखिए होता क्या है, अभी हमने जो लास्ट वीडियोस थे जब हम मध्यकालीन भारत की बात कर रहे थे तो 1565 की जब हमने बात करी थी तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, तो अब ये जो तालीकोटा का युद्ध हुआ इसके बाद क्या हुआ था, वेंकट द्वितीय के समय में 1612 में वाडियार वंश की स्थापना होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो वाडियार वंश था वो किसका, विजयनगर था, उसी का एक राज्य था। ठीक है, 1704 में क्या होता है कि मैसूर का जो राजा था वो चिक्का देवराज बनता है। ठीक, और ये क्या करता है, औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, 1719 की बात आती है। ठीक है, 1717 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1719 में क्या होता है कि अब यहाँ पर क्या है, इस टाइम पर मराठे जो होते हैं वो अच्छी तरह से स्थापित हो चुके थे। तो अब मराठे क्या करते हैं, वो यहाँ से चौथ वसूलने लगते हैं। ठीक, 18वीं शताब्दी आते आते क्या है, अब जो राजा बन जाता है वो बन जाता है चिक्का कृष्ण राज। ठीक है, पहला चिक्का देवराज था, अब 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करेंगे तो अब यहाँ पर बन गया चिक्का कृष्ण राज। तो चिक्का कृष्ण राज मैसूर का राजा तो है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो इसके 2 मंत्री थे, एक था नंदराज और एक था देवराज। ठीक है, इनके हाथों में थी। ठीक है, और देवराज जो था इनका प्रमुख सेनापति था, और नंदराज क्या करता था, ये देखता था रेवेन्यू वगैरह, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता था उसको नंदराज देखता था। ठीक है,
अब ये क्या होता है कि बाद में ये अपनी योग्यता के अनुसार मैसूर राज्य के स्वामी बन जाते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं हम हैदर अली की। अगर हैदर अली की देखिए आप बात करेंगे तो हैदर अली का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1722 में। ठीक, तो कोलार जिले में हुआ था और इनके पिता जो थे उनका नाम था फतेह मोहम्मद मैसूर। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि बड़े होकर जो हैदर अली थे वो क्या होता है, जो देवराज और नंदराज की बात चल रही थी, तो नंदराज के यहाँ एक साधारण सैनिक के रूप में अपनी नौकरी को प्रारंभ करते हैं। तो अब होता क्या है कि नंदराज हैदर अली के युद्ध कौशल से प्रभावित होता है और हैदर अली को क्या करता है, डिंडीगुल का फौजदार बना देता है। ठीक है, डिंडीगुल का नाम आपने हैदर अली के साथ लिंक्ड सुना होगा। ठीक है, अच्छा हैदर अली क्या था, निरक्षर था, पढ़ा लिखा था नहीं। तो हैदर अली क्या करता है कि अपने साथ एक सलाहकार के रूप में रखता है ब्राह्मण को, और ब्राह्मण का नाम था खांडेराव। ठीक है, अब ये खांडेराव क्या करता है कि ये षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। ये क्या करता है कि राजमाता को ये विश्वास दिलाता है कि हैदर अली के सहयोग से हम क्या कर सकते हैं कि नंदराज का अंत कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, 1760 में हैदर अली नंदराज का अंत कर देता है। 1761 में ये मैसूर का शासक बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से मैसूर का शासक बनता है। ठीक, और फिर जब ये मैसूर का शासक बनता है तो ये पहला दक्कन में राज्य मतलब भारतीय शक्ति थी जो अंग्रेज़ों को पराजित करता है। ठीक है, अब हैदर अली के उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो इसका पुत्र था टीपू सुल्तान। टीपू ने अपनी राजधानी को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया और बादशाह की उपाधि को धारण किया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली। चलिए, तो अब चारों आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं। पहला आपका होता है 1767 से 69 के बीच में। इसमें हैदर अली जो था वो पराजित नहीं होता है, यानी कि अंग्रेज इसमें पराजित हो जाते हैं। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो संधि होती है वो होती है मद्रास की संधि। ठीक है, जो भी युद्ध है उनसे रिलेटेड जो संधियाँ हुई हैं देखिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 1780 से 84 तक चलता है, लेकिन इसमें बीच में 82 में घायल हो जाने के कारण हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और 82 के बाद जो युद्ध करता है वो टीपू सुल्तान करता है। ठीक है, इस टाइम पे अगर गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि टीपू के नेतृत्व में ये होती है और दूसरे युद्ध के बाद जो संधि होती है वो होती है आपकी मंगलौर की संधि। ठीक है, पहली आपकी मद्रास की होती है और दूसरी आपकी मंगलौर की संधि होती है। ठीक है, अब दूसरा युद्ध हो गया, उसके बाद क्या है, अब इसमें जो स्थिति थी, अब तीसरे तक आते आते टीपू की स्थिति हो चुकी थी खराब। ठीक है, 90 से 92 की बात करेंगे तो यहाँ पर गवर्नर जनरल आपका कानवारिस होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो संधि होती है वो होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक, तो अब क्या है, यहाँ तक आते थे टीपू के पास ऐसा कुछ खास बचा नहीं है। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1799 में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। 1782 में आपके हैदर अली की मृत्यु और 99 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और ये युद्ध देखिए, स्थिति टीपू सुल्तान की यहाँ पर खराब हो चुकी है 3 युद्धों में। ठीक, मतलब पहला में हैदर अली था, उसके बाद जो 2 युद्ध होते हैं। ठीक, लेकिन अब होता क्या है कि इस टाइम पे जब आप लॉर्ड वेलेस्ली पढ़ेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली की आप सहायक संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो सहायक संधि में क्या होता था कि कुछ 2-3 शर्तें होती थी, तो उसको अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ अगर मैं करूँ तो उसमें क्या होता था कि जो सेना थी अंग्रेज़ों की, तो ये दूसरे शासक को ये विश्वास दिलाते थे कि भाई हम आपके लिए ये संधि कर रहे हैं और इसमें क्या होगा कि हमारी सेना जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए रहेगी। यानी आप किसी और राज्य में किसी से भी आपकी लड़ाई होती है तो हमारी सेना आपके सपोर्ट में रहेगी, लेकिन हमारा एक प्रतिनिधि आपके दरबार में रहेगा। ठीक, तो यानी उनका एक प्रतिनिधि जो भी दरबार की कार्यवाही है उनको देख रहा है। अब ये चीज़ें क्या हुआ था कि ये जो सहायक संधि थी टीपू सुल्तान ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। जब इसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके कारण ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इसमें फिर वही हुआ था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर के साथ लॉर्ड वेलेस्ली फिर सहायक संधि कर लेता है। ठीक है, और टीपू की मृत्यु के बाद क्या होता है, फिर से मैसूर में वोडेयार वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है,
क्यों हो जाती है? क्योंकि जो वोडेयार वंश का शासक था वो सहायक संधि कर लेता है। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या था आपका, मराठे थे, हैदराबाद के निज़ाम थे और अंग्रेजों की संयुक्त सेना जो थी वो मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। ठीक है, चलिए अब फिर क्या होता है, देखिए टीपू की मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर थी। अब इसमें बीच में देखिए 1760 की बात करेंगे तो बॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लैली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। ये हमने कल देखा था। ठीक है, महत्वपूर्ण संधियां हम देख चुके हैं। प्रथम में हुई थी आपकी मंद्रास की, दूसरे में आपकी मंगलौर की होती है, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की होती है, चतुर्थ में के बाद क्या होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो वो सहायक संधि के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो हमने बंगाल देख लिया, फिर उसके बाद हमने मैसूर देख लिया। अब देखते हैं सिख एवं अंग्रेजों के साथ क्या संबंध होते हैं। तो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। ये इनके प्रथम गुरु थे। सिख संप्रदाय के गुरु नानक के अनुयायी ही जो थे वो सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक जी का आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हो आपकी ज्ञान प्राप्ति होना। ठीक है, गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था। जो आज भी हम गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ पे लंगर हमें मिलता है। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर स्थापित किए। ठीक है, पंगत यानी कि पंगत में बैठ के खाने वाली चीज़। तो अब देखिए इससे हुआ क्या, संगत यानी कि जो धर्मशाला थी और पंगत साथ में बैठने वाली चीज़ थी। तो क्या होता है इससे, जो गुरु नानक के अनुयायी होते हैं वो एक संस्था का कार्य करते हैं और जहाँ वो प्रतिदिन मिलते थे। अब गुरु नानक की 1538 में करतारपुर में मृत्यु हो जाती है। इनके बाद गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु बनते हैं और इनका प्रारंभिक नाम जो था वो लहना था। इन्होंने नानक जी द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया और गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो किया था वो गुरु अंगद देव ने किया। सिखों के तीसरे गुरु फिर गुरु अमरदास बनते हैं। गुरु अमरदास हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य करते हैं। हिंदुओं से अलग ये विवाह पद्धति शुरू करते हैं जिसको हम लवन कहते हैं। अब देखिए बात करेंगे कि अगर गुरु अमरदास की तो वो किसके समकालीन हो गए, अकबर के। ठीक है, ये क्या करते हैं, गोविंदवाल जाकर भेंट करते हैं अकबर से, वो अकबर अमरदास जी से, और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दे देते हैं। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की थी। बीबी के पति रामदास जो थे सिखों के चौथे गुरु बनते हैं। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है कि कौन से गुरु उन्होंने क्या किया था। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। ठीक है, कि अब आप जो है वो आपके पुत्र बन रहे हैं। अब गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु बनते हैं और ये सिखों के धार्मिक ग्रंथ को आदि ग्रंथ की रचना करते हैं। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इनमें से कौन है जिनकी रचनाएं आदि ग्रंथ में सम्मिलित हैं या फिर नहीं है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। ठीक है, तो ये हमने जब जहांगीर पढ़ा था उसमें भी हम ये फैक्ट पढ़ते हैं। फिर गुरुओं के सिखों के छठे गुरु की बात करते हैं, गुरु हरगोविंद जी। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था इन्होंने की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी करवाई। सिखों के 7वें गुरु थे हरराय। ठीक है, हरगोविंद आते हैं, फिर हरराय आते हैं, फिर हरकिशन आते हैं। इन्होंने दारा सिखों को मिलने पर आशीर्वाद दिया था। सिखों के 8वें गुरु की बात करेंगे तो फिर ये हरकिशन जी थे। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से गुरु थे जिनकी चेचक से मृत्यु हुई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। ठीक है, अब सिखों के 9वें गुरु की बात करेंगे जो है गुरु तेग बहादुर। इस्लाम इन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसके कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान में जो शीशगंज है उसमें गुरुद्वारा उसके निकट मरवा दिया था।
सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म होता है 1666 में पटना में। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, ठीक है, अनिवार्य किए, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छ और कड़ा ये रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। तो गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान आनंदपुर साहिब था और उनकी जो कार्यस्थली थी वो थी पाओता। गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था, ये कई बार पूछा गया है आपसे। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, ठीक है। इनको सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था, ठीक है। ये हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इनकी शहीदी में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1699 में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी, ठीक है। अच्छा देखिए, पाहुल प्रणाली क्या है? पाहुल प्रणाली का आप ऐसे मतलब समझ सकते हैं कि जो सिख धर्म का आरंभिक संस्कार है, ठीक है। जो पाहुल मतलब सिख धर्म में आना चाहता है तो पहली चीज़ तो वो 5 जो कछार हैं उनका यूज़ करेगा। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें सिंह जो था, जो पाहुल प्रणाली को अपना लेते थे, तो इसमें बेसिकली होता क्या था कि एक लोहे का बर्तन होता था, इसमें शुद्ध पानी डाल के उसमें पाहुल तैयार करते थे। 5 तरीके की ये गुरबाणी पढ़ते थे और उसके बाद जो भी सिख बनना चाहता था उसे वो पाहुल दे दी जाती थी, ठीक है। अब महिला होगी तो उसके नाम के आगे कौर लग जाएगा और जो पुरुष होंगे वो सिंह हो जाएंगे। इसका बेसिकली ये यूज़ था कि जो भी जाति है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो कम हो, ये पाहुल लेकर कोई भी सिख बन जाए, ऐसा ये माना जाता था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, इसलिए इनके बाद जो सिखों के गुरु थे उसके पद का अंत हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान के द्वारा कर दी जाती है। अब हम बात करेंगे बंदा बहादुर की। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में होता है। इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। इनके पिता रामदेव भारद्वाज जो थे वो राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य था कि पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करें, इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। मुगल बादशाह फर्रुख सियार के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था, ठीक है। और जहां बंदा को मौत के घाट उतारा गया था, ठीक है, और इनके हज़ारों सैनिकों, मतलब इन्होंने, बंदा ने हज़ारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट जहां पर उतारा था उस जगह को शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए होता क्या है, जब बंदा की मृत्यु हो जाती है उसके बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। 1748 की बात करें तो नवाब थे कर्पूर सिंह। इनकी पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो जाता है, ठीक है। ये सब दल खालसा में विलय हो गए, मर्ज हो गए। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा जाता है, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया जाता है और इसे मिसल कहा जाता है। यानी कि जो खालसाओं के दल हैं उन्हें अलग अलग मिसल के नाम से जाना जाता है। मिसल अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है समान, ठीक है। अब रणजीत सिंह की बात करेंगे। रणजीत सिंह का जन्म होता है गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 को और ये सुकर चकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ जन्म लेते हैं। तो इनकी मिसल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से थे, तो वो सुकर चकिया से थे। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को ही प्रमुख स्थान दिला दिया था। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मैटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच होती है अमृतसर की संधि, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इनका राज्य 4 सूबों में बढ़ जाता है, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। अब महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं, इनके विदेश मंत्री फ़कीर अजीज़ुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ थे। तो 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वो 1845-46 में होता है और द्वितीय जो होता है वो 1849 में होता है, ठीक है। तो पहला जो युद्ध था उसमें लाहौर की संधि होती है, दूसरे में होती है बहरोवाल की संधि। अब देखिए इस संधि में होता गया, 22 दिसंबर 1846 को जब होती है ये, तो इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास जो होता था
वो पंजाब मान लिया जाता है कि यानी अंग्रेजी सेना जो है वो कहाँ रहेगी, पंजाब में। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर कहाँ, शेखपुरा भेज दिया गया। ठीक है, इनकी महारानी को शेखपुरा भेज दिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी। ये पूछा जाता है जो चिलियानवाला की लड़ाई हुई थी किस किस के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी और इस युद्ध में सिख जो थे वो बुरी तरह से पराजित हो गए। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से आंग्ल मैसूर युद्ध में पहले हैदर अली जीत रहे हैं, फिर बाद में वो लोग पराजित होते जाते हैं। उसी तरीके से सिख युद्ध है, तो सिख युद्ध में फिर बाद में पराजित हो जाते हैं ये। अब फिर लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, 29 मार्च 1849 को घोषणा करता है कि संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया है। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा जो कोहिनूर था उसको महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार बंगाल, पंजाब, मैसूर, यहाँ सब पर अंग्रेजों का स्थापत्य हो जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो सूची 1 में को 2 से हमें मिलाना है। ठीक है, तो देखिए घटना हो गई और बंगाल के तत्कालीन गवर्नर हो गए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्लासी के युद्ध की। ठीक है, कब होता है, 1757 में होता है और इस टाइम पे गवर्नर जो होता है वो रॉजर ड्रैक होता है। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर जब क्लाइव था, ठीक है, तो वो लड़ा है और देखिए उस टाइम क्या था कि कलकत्ता का जो अध्यक्ष था ना ये रॉजर ड्रैक था। ठीक है, अगर आप क्लाइव की बात करेंगे तो ये कब आपका बंगाल का गवर्नर रहा है, तो ये फिर रहेगा 1757 से 60। ठीक है, और उसके बाद 65 से 67, ये 2 टाइम पे बनता है। ठीक है, तो रोजर ड्रैक की अगर बात करेंगे तो ये अध्यक्ष था उस टाइम पे। चलिए, द्वैध शासन जो लागू होता है 1765 में। ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे ही होता है। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। उस टाइम पर वेंसीडार्ट था और जो हेक्टर मुनरो था उसके नेतृत्व में लड़ाई हुई थी। बंगाल का अकाल होता है 1770 में और इसमें आपका जो कर्टियर था वो बंगाल का तब तत्कालीन गवर्नर होता है। तो जब भी क्वेश्चन आए आप इस चीज़ का याद रखिएगा कि अगर रोजर ट्रैक आपको दिया हुआ है तो वो रोजर ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं दिया हुआ है तो रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल के गवर्नर के रूप में आएगा क्योंकि ये प्रथम गवर्नर था। ठीक है, रोजर ड्रैक जो था वो अध्यक्ष था वहाँ का फोर्ट विलियम का। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था, 1765 से 1772 तक। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर था। 72 में आता है गवर्नर जनरल का पद। ठीक है, सबसे पहले जो गवर्नर होता है, तो थोड़ा सा पदों को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात आती है बंगाल के गवर्नर की। ठीक है, उसके बाद आएगी बात बंगाल के ही गवर्नर जनरल की। ठीक है, अब उसके बाद बात आएगी आपकी भारत के गवर्नर जनरल की और फिर बात आएगी भारत का वायसराय। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर की बात आएगी जब प्रथम की, तो ये बात आएगी रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत, अब बंगाल की बात खत्म हो गई, अब यहाँ भारत की बात आ जाती है। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ठीक है, और भारत का प्रथम वायसराय तो ये था आपका कैनिंग। ठीक है, तो यहाँ से इन चीज़ों को याद रखिएगा।
वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को अस्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये था हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और वैसे अगर आपको दें कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो आपका, अगर ब्रिटिशर्स की बात करेंगे तो वो आता है आपका माउंटबेटन। अगर इसमें वायसराय नहीं दिया होता और यहाँ पर माउंटबेटन भी दिया होता। और अगर भारतीय की बात करेंगे तो वो आपके आएंगे सी राजगोपालाचारी। ठीक है। वो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम भी वही थे। ठीक है। क्योंकि उनके बाद फिर ये गवर्नर जनरल का पद जो था वो हट ही गया था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ये थी श्रीरंगपट्टनम की। पहली थी मद्रास, दूसरी थी मंगलौर और तीसरी थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसके बाद मैसूर की संधि होती है जो सहायक संधि थी, और चौथे युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। राजशय आ जाए, हड़प नीति आ जाए, जब्ती का सिद्धांत आ जाए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ जाए, किसके द्वारा लागू की गई? ये थी डलहौजी के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ये थे गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव जी की जीवनी लिखी थी? ये थे गुरु अर्जुन देव। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। 1757 में सिराज उद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किस किसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे? तो ये आपका हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा ने। बंगाल के नवाब ने नहीं किए थे। 1 2 3 हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। नारा हर गो र की तेग, आप इससे याद कर सकते हैं। नारा से गुरु नानक देव, ए से गुरु अंगद देव, फिर ए से ही गुरु अमरदास, आर से गुरु रामदास और ए से गुरु अर्जुन देव। यहाँ आपको लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, पहले अंगद देव हैं और फिर अर्जुन देव हैं। तो ये हो गया नारा। उसके बाद हर आता है, हर गो हर गोविंद, हर राम किशन, और फिर हर गोविंद, हर राय और हर किशन। ठीक है। हर से 3 हैं आपके गुरु जो हैं। उसके बाद गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख लेंगे। देखिए अब यहाँ पर अंगद देव जो है, फिर अर्जुन देव, ठीक, अमरदास। तो अमरदास क्या है? ये बाद में है, और गुरु नानक देव हो गए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अर्जुन देव पहले आ गए। अब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर अमरदास आते हैं। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अमरदास आ गए, फिर रामदास आ गए, फिर अर्जुन देव आ गए। तीनों सीक्वेंस हैं ARA। ठीक है। और फिर गुरु तेग बहादुर यहाँ पर है। ठीक। तो इसलिए ये सीक्वेंस आपका सही हो जाता है। सुगौली की संधि किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर हमने मराठा साम्राज्य पढ़ा था, तब संगोला की संधि आई थी। ठीक है। तो संगोला की संधि जो है वो मराठा से संबंधित है, और सुगौली की संधि जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल से संबंधित है। ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति जो है उसके अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर और सतारा। अच्छा, इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, जो हम आगे जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। वाडियार जो थे वो कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? 1758 ईस्वी में। तो देखिए यहाँ से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्लासी के युद्ध के समय पर ये गवर्नर नहीं था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ये मैंने आपको अभी बताया कि बंगाल का कौन था गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल बने, फिर भारत का गवर्नर, फिर भारत का गवर्नर जनरल और फिर भारत का वॉइसरॉय। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? देखिए मराठों ने। प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने क्या किया? बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। ठीक है। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका क्या उद्देश्य था? क्योंकि वो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहते थे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां, जिसको हम बुरहानुल मुल्क के नाम से जानते हैं।
किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? ये थे शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये था अज़ीज़ुद्दीन आलमगीर द्वितीय। और जब बक्सर का युद्ध हुआ तो शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? कि अंग्रेज जो थे उन्होंने व्यापार में छूटों का दुरुपयोग किया। ठीक है, वो कारोबार के सिराजुद्दौला चाहता था कि वो कारोबार करें और वो क्या कर रहे थे? अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वो सरदार कौन कौन से थे? ठीक है, तो देखिए 2 ही सरदार थे, आपने पढ़ा था अभी, मोहनलाल और मीर मदान। काल कोठरी की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मारे गए थे, वो कहाँ घटी थी? ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। ये किस बंगला कवि का कथन है? ये है नवीन चंद्र सेन का। किस इतिहासकार ने 1765 से लेकर 72 तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य कहा है? ये कहा है के.एम. पडिक्कर ने। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये किया था राजा शिताब राय को। ठीक है, अभी देखा था हमने कि मुर्शिदाबाद का किसको बनाया था? ठीक है, तो मुर्शिदाबाद का किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार का दीवान किसे बनाया इसने? वो राजा शिताब राय को बनाया और मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खान को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ठीक है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था वो था सर आयरकूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी? तो वो थे आपके गुरु अर्जुन देव। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था वो आपका था बक्सर का युद्ध, 1764 में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया मिसल। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? ठीक है, तो ये मीर कासिम ने की थी। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये था शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना होती है? सिराजुद्दौला के टाइम में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? प्रारंभ प्लासी के युद्ध ने किया और स्थापित किसने कर दिया? बक्सर के युद्ध ने, 1757 और 1764। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का और किससे संबंधित है? हैदर अली से संबंधित है। बंगाल में किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। चलिए, कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो आप देखिए, एक तो जो आपका तृतीय मैसूर युद्ध है ये आपका सही सुमेलित है 90 से 92। ठीक है, और दूसरा आपका है आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 1826। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था? नहीं, ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे। तो ये बिल्कुल ठीक है, देखिए आपका। ठीक है, अभी हमने नारा देखा था ना, तो इसमें आपके कहाँ आते हैं? रामदास आते हैं, फिर अर्जुन देव आते हैं। नेक्स्ट होता है गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि यानी कि गुरुमुखी लिपि दी थी। ये भी बिल्कुल ठीक होता है, तो आपका ये 2 और 3 सही हो जाते हैं। चलिए, यहाँ पर आपके देखिए वर्ष हैं, यहाँ पर युद्ध है। तो 1775 में होता है आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, 1780 में होता है आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा वाला? दूसरा वाला। ठीक है, पहला होता है आपका 67 से 69 और दूसरा होता है आपका 80 से 84। तीसरा होता है 90 से 92। ठीक है, और उसके बाद चौथा आपका 99 में होता है, 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इसमें 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका 1824, इसमें आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। तो आपका 3, 4, 2, 1, 2 ये हो जाता है सीक्वेंस।
चलिए अब उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल शासक जो हैं उनकी उपाधियां जो हैं वो देख लेते हैं। तो बहादुर शाह फर्स्ट जो थे उनको शाह बेखबर कहते थे, फर्रुखसियार को घृणित कायर कहा जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह द्वितीय जफ़र नाम से ये अपनी कविताएं लिखते थे। तो बहादुर शाह जफ़र। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज़्ज़म किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद फिर जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। किसकी सहायता से हुआ था? जुल्फिकार खां की। फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? ये थे सैयद बंधु। ठीक है, और सैयद बंधु को क्या कहते थे हम? किंग मेकर कहते थे। ठीक है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर दिया था? तो ये था फर्रुखसियार। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ये थे अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? ये था आपका चूड़ामन या चूड़ामणि। किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति यानी कि द जाट यूलिसिस कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सूरजमल को। मुर्शीद कुली खां को बंगाल तथा उड़ीसा यहाँ की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? ये मिली थी फर्रुखसियार से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 1717 की अगर बात चलेगी तो फर्रुखसियार ने, लेकिन अगर 1701 की बात चलेगी तो औरंगज़ेब। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? मुर्शीद कुली जाफर खां। बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद कुली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई और यही इनके बीच विवाद का मुख्य कारण बना। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? तो ये की थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की कि यदि छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं? ये की थी अलीवर्दी खान है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? ये कहा था अलीवर्दी खान ने। ठीक है, तो ये इसने अंग्रेज़ों से भी कहा था और ये फ्रांसीसियों से भी कहा। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकालकर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? ये था अलीवर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज़, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज़ सबसे सशक्त है, पहले उनका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? ये भी अलीवर्दी खान ने जितनी चीज़ें कही हैं ज़्यादातर वो अलीवर्दी खान ने ही कही हैं। ठीक है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी फिर कौन हुआ? ये सिराजुद्दौला हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तब ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण क्या थे? ठीक है, एक तो कलकत्ते की किलेबंदी कर रखी थी इन्होंने, दूसरा दस्तक जो था फ्री पास उसका दुरुपयोग किया, भगौड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने शरण दी। तो इसे तीनों ही कारण हैं। ठीक है, चलिए कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार जो होता है वो होता है 15 से 20 जून 1756। फिर काल कोठरी की त्रासदी होती है आपकी 20 जून 1756 को। अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 और प्लासी का युद्ध होता है आपका 23 जून 1757 को। ठीक है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने क्या किया था कि कठपुतली मुगल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय, इससे क्लाइव को साबत जंग यानी कि युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि दिलवाई, कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलवाई। तो जो क्लाइव की जागीर कहलाने वाला क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था? 24 परगना। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि ये 24 परगना इस समय पर कहाँ है? ठीक है, वर्तमान में। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। क्यों? वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ जो हैं हस्तक्षेप ना करें। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं, मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं और उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? ये लिखा था मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक असाधारण कदम उठाया था? ये मीर कासिम ने उठाया था।
क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुई बक्सर के युद्ध के बाद। तो अब कथनों पर विचार करना है कि शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दे दिए गए, ठीक है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिल गई, ये भी ठीक है। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेज़ों को जागीर के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। तो आपका तीनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी, एक तो अंग्रेज़ों और शाह आलम के बीच हुई थी, ठीक है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में 3 लोग थे, एक तो था आपका अवध का नवाब, एक था आपका शाह आलम और एक था आपका मीर कासिम, ठीक है। तो जो द्वितीय संधि हुई थी वो किस किस के बीच हुई थी, ठीक है। द्वितीय संधि की बात करेंगे तो शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी, ये कहाँ का, अवध का नवाब था, ठीक है। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई है, तो ये देखिए मीर जाफर को दी गई है। चलिए, तो यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार जो था वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे गवर्नर जनरल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।